गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मैगजीन जनवरी 2024 की। गाइस इस साल की जो पहली मैगजीन हमारी आई है, हमने इसमें ऑलरेडी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 4 टॉपिक्स पे बात कर ली है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो उसके शॉर्ट्स बचे थे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। गाइस किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। जो टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़ना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जानते हो यूपीएससी हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन जाए यू नेवर नो, इसलिए हमें हर तरह से तैयार रहना है। देखो जो शॉर्ट में सबसे बड़ा जो शॉर्ट है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज हमारा डुअल सिटीजनशिप पे। देखो रिसेंटली ना यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक डुअल सिटीजनशिप को इंडिया के लिए चैलेंज बताया। क्यों बताया चैलेंज? देखो अगर किसी भी जगह पर आप जानते हो इंडिया में अभी तक सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन आप बाहर की किसी देश में जाते हैं, यूएस में जाते हो, तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप चलती है। ठीक है, तो डुअल या मल्टीपल सिटीजनशिप का मतलब है कि आप किसी इंडिविजुअल को अपनी कंट्री में एक लीगल स्टेटस दे रहे हो कि वो जो सिटीजन है वो दो और दो से ज्यादा कंट्रीज का साइमल्टेनियसली बन सकता है। समझ रहे हो आप? डुअल सिटीजनशिप में ये भी बात होती है। अभी हमारा सिंगल सिटीजनशिप है कि अगर आपकी इंडिया की सिटीजनशिप गई या आप किसी और की कंट्री की सिटीजनशिप आप लेते हो तो तुरंत ही आपकी सिटीजनशिप इंडिया की चली जाती है। ये बात मानते हो आप? अब अगर हम मान लो डुअल या मल्टीपल सिटीजनशिप दे देते हैं किसी भी व्यक्ति को, हमारे नागरिकों को, तो उससे क्या होगा, वो हमारी कंट्री के भी सिटीजन हैं और वो बाहर भी जितने देश हैं उनके भी सिटीजन होंगे। तो कंट्रीज ऑफरिंग डुअल सिटीजनशिप किस किस को देती हैं? आप देखते हो यूएस है, हमने बात करी अभी, पाकिस्तान है, अल्बानिया है, फिनलैंड है, इसराइल है। ये कंट्रीज हैं जो कि अपने नागरिकों को डुअल सिटीजनशिप का हक देती हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत से ही डुअल सिटीजनशिप पे क्रॉस मारता है कि नहीं, हमारे देश के लिए नहीं है ये। अच्छा, अब एक तरीका हमने क्या अपनाया? हमने ये अपनाया कि डुअल सिटीजनशिप तो हम चलो नहीं दे सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। कह रहा हमने क्या किया, हमने अपने नागरिकों को ऑफर कर दिया कि तुम ओसीआई वाले पैरामीटर में आ जाओ और पीआईओ वाले ऑफर में आ जाओ। यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले लो या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का बन जाओ, एक्सक्लूडिंग दोज हू माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वालों के लिए नहीं है, बाकियों के लिए ये है। अब जब अगर मान लो कोई व्यक्ति, कोई नागरिक आपके देश का ओसीआई कार्ड होल्डर बन गया, तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं? मल्टीपर्पज़ मल्टीपल एंट्री, वो लाइफ लॉन्ग वीज़ा है ना, विजिट करने के लिए इंडिया में रख सकता है। उसको लोकल पुलिस से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, अपना स्टे लिखना नहीं पड़ेगा कि इतने दिन में यहाँ इंडिया में आया हुआ हूँ। फिर उसका पैरिटी रहेगी एनआरआईज के रिस्पेक्ट में, जैसे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक फील्ड्स में ऐसे कोई मैटर्स अगर है ना उसके रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल, प्लांटेशन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है, तो वहाँ पर भी उसको मिलेगी। जैसे पैरिटी मिलती है ना एनआरआईज को, वैसे ही पैरिटी उसको मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे ना बेनिफिट हो जाते हैं अगर आपने अगर आप ओसीआई होल्डर हो तो उसके बेनिफिट आपको ये देखने को मिलते हैं। तो कंडीशन लग जाती है बीइंग इक्वल एज रिगार्ड टू योर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बिल्कुल इनको पैरिटी मिलती है, जैसे एनआरआईज को ट्रीट किया जाता है वैसे ही इनको भी ट्रीट किया जाता है। फिर अब ये कह रहा है कि फॉरेन नेशनल्स को अगर ओसीआई अप्लाई करनी हो तो एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया याद रखना, बिल्कुल याद रखनी चाहिए आपको ये बात। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लो कोई अगर फॉरेन नेशनल है और वो अप्लाई कर रहा है ओसीआई के लिए, ठीक है, तो सबसे पहली बात उसको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। किस तारीख को? 26/1/1950। लेकिन जिस दिन हमारा मतलब बता रहा है कि जिस दिन हमारा कानून इम्प्लीमेंट हुआ उस दिन की तारीख तक वाले वाले दिन आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, पहली चीज। फिर आप वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एट एनी टाइम आफ्टर 1926 या के बाद भी अगर आप बने हो तब भी, या चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड आपका सच सिटीजन गिवन अब अगर हो, इनके बच्चे हों, अगर इन तारीख वाले बच्चे हों, कोई ग्रैंड चाइल्ड हो, उसको भी ओसीआई कार्ड होल्डर का दर्जा मिल जाएगा। अब देखो सवाल आता है कि क्या बेनिफिट होते हैं मल्टीपल सिटीजनशिप के या डुअल सिटीजनशिप के, क्या बेनिफिट है, इससे क्या हेल्प मिल जाती है? देखो अगर हमें ये हम चूंकि इस मुद्दा उठाई है कि डुअल सिटीजनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? कैन होल्ड पासपोर्ट ऑफ बोथ कंट्रीज। आप जैसे आपका यूएस का मैंने बताया, पाकिस्तान का बताया, इसराइल, अल्बानिया का बताया, फिनलैंड का बताया, इन सब कंट्रीज में आप अगर सिटीजन हो इन कंट्रीज के, तो आप किसी एक दूसरी सिटीजन का भी पासपोर्ट होल्ड कर सकते हो। फिर आपको पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, ऐसा भी है। फिर आपको वीजा एग्जेम्पशन मिलेंगी फॉर ट्रेवल, आपको वीजा बार बार लेने वेने की चक्कर का जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हो, जैसे मान लो आप यूएस के सिटीजन हो, ठीक है, और आपको फिनलैंड में कोई जॉब भी मिल रही है, तो वहां पर भी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब फायदे हो जाते हैं जॉब्स के वाइज से। देखो जॉब के लिए हम जानते ही हो आप कितना एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग, नागरिकों की इतनी इंपॉर्टेंस होती है वो।
तो ये सब चीज़ों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो याद रखना है कि इंडिया में इसका क्या स्टेटस है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए क्या बेनिफिट होते हैं, मल्टीपल और आपके डुअल सिटीजनशिप के फ़ायदे क्या हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का लीगल सर्विसेज कमेटी के ऊपर रिपोर्ट है। देखो रिसेंटली क्या हुआ हमारे ना, इसके चेयरमैन एक्चुअली अपॉइंट हुए हैं, नॉमिनेट हुए हैं। अब एसएल, ये जो आपकी एससीएलसी एक बॉडी है, एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी यानी किसी ना किसी एक्ट के थ्रू गवर्न हो रही है। ये सेक्शन आपका जो 3A है ना, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 वाला, वहां से आया है ये। इसका ऑब्जेक्टिव ही है ये, देखो हमने लीगल सर्विस अथॉरिटी की जैसी बात करें ना, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आर्टिकल 39 पीपीएसपी का, जिसमें क्या बात की जाती है, फ्री एक्सेस मिले पुअर को, है ना, लीगल के मार्जिनलाइज सोसाइटी जो है उसको लीगल सर्विसेज का फ्री एक्सेस मिले। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, इन पैटर्न इन चीफ होते हैं इस कमेटी की, ध्यान रखना। अभी मेंबर कितने हैं, सिटिंग जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, और 9 मेंबर्स होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नॉमिनेट करते हैं उनको, ठीक है। तो इसका आपको कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर बिल्कुल पता होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि देखो कैसे भी क्वेश्चन अगर आए तो कम से कम आपके पास रहे तो कि इसमें 9 मेंबर बैठते हैं, एक चेयरमैन होता है जो कि सिटिंग जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये याद रखना है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एससी एनुअल्स रिमिशन इन बिल्किस बानो केस। अब यहाँ पर आप समझो इस बात को, बिल्किस बानो का केस अगर आपको पता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। अब देखो, इसमें यहाँ पर वो बात करेगा आपका कि ना रिमिशन बिल्किस बानो के केस में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब देखो एनुअल्स का मतलब तो ये हुआ कि भाई कोई ना कोई स्ट्रक्चर की बात की जा रही है ना। तो कैसे है ये इसमें, है ना, इसमें देख लेते हैं अब हम। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना देखो इसके 11 जो कन्विक्ट थे ना उनको रिमिशन करा है। रिमिशन का मतलब आप जानते ही हो कि माफ करा गया है ना। मतलब कोई चार्ज, कोई कैंसिल, कोई पेनल्टी उनकी कैंसिल कर दी गई है। समझ रहे हो बात को, बिल्किस बानो के केस में गिवन बाय गुजरात गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये समझने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गुजरात जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है जो ये डिसाइड करे कि इनकी पिटीशन में रिमिशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो ट्रायल है वो कौन कंडक्ट करा रहा था, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। तो जो रिमिशन ऑर्डर है गुजरात गवर्नमेंट के, उसको इनवैलिड करार किया गया है। आई बात समझ में। अब रिमिशन का मतलब है किसी की सेंटेंस पीरियड को रिड्यूस करना, जो उस पे इम्पोज किया गया है बिना उसका नेचर ऑफ सेंटेंस को हटाए हुए। तो स्टेट में रिलीज कन्विक्ट अर्ली अंडर इट्स रिमिशन पॉलिसी, स्टेट अगर चाहे तो रिमिशन अर्ली भी कर सकता है रिमिशन पॉलिसी के तहत। अब यहाँ कह रहा है कि रिमिशन के तहत, यानी कि अगर कोई रिमिशन करना है हमें, कोई ऐसा पीरियड जहाँ इलनेस आपको इम्प्रूव करनी है फॉर सम टाइम, क्योंकि कोई पेशेंट है, ऐसे होता है ना प्रेग्नेंट वुमेन को हम रिमिशन दे देते हैं कि चलो भाई इसको हम, जैसे उसको डेथ पेनल्टी मिलने वाली, तो हमने कहा इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं ताकि इसका बेबी आराम से डिलीवर हो पाए और ये बेबी का ख्याल अपने जेल में ही रहकर कर सके। समझ रहे हो बात, उसी को रिमिशन कहते हैं। अब आर्टिकल 7 पेनल्टी को कम करना है, समझ में आ रहा है बात, ये होता है रिमिशन का मतलब। बाकी उसको पूरा हमने कहा लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, हमने सिर्फ उसकी डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट करा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, बाहर नहीं निकाला है जेल से, सजा तो मिलेगी जो करा है। अच्छा, आर्टिकल 72 जो है ना, वो इस पे एम्पावर करता है हमें। क्या कहता है आर्टिकल 72? कहता है कि ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये ग्रांट करने की, इम्पावर करने का पूरा हक है कि वो किसी भी सजा को पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट, ये कर सकता है। ये चारों पांचों जो टर्म्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको आज पता करना है तो देखो आज ही मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि प्रेसिडेंट की हमारी जितनी भी, इसको ना प्रेसिडेंट की आपको पता है पार्डनिंग पावर भी कहते हैं। प्रेसिडेंट की ये पार्डनिंग पावर होती है और इसी पार्डनिंग पावर के तहत ही वो ये सारी चीज़ें कर पाता है। अब देखो इस, और आर्टिकल 72 याद रखना है, आर्टिकल 72 के तहत ही ये सारी चीज़ें मिल रही हैं उसको पार्डनिंग पावर करने की। अब हम सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि ना पार्डन ग्रांट किया ही क्यों जाता है। तो पार्डन ग्रांट करने का आप जानते ही हो कि बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर कोई तो ऐसा हो जो पार्डन कर पाए, तो प्रेसिडेंट को वो दिया गया है। अब देखो पार्डन का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब है सेंटेंस और कन्विक्शन को कंप्लीटली तरीके से, जितना भी क्वालिफिकेशन को हुआ है सेंटेंस उसके लगे हैं, रिमूव कर देना। आई बात समझ में। यानी कि मान लो किसी दोषी करार है जो कन्विक्ट है, उसको जो भी सजा दी गई है उसको कंप्लीट तौर पर
हटा देना, उसकी पनिशमेंट हटा देना, उसका डिस्क्वालिफिकेशन हटा देना, उसको पार्डन कहते हैं। फिर यहाँ एक शब्द आया रिप्राइव्स। रिप्राइव का मतलब क्या होता है कि स्टे लगा देना टेम्परेरी टाइम के लिए, स्पेशली जैसे मान लो कोई डेथ पेनल्टी है, उसके टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको एग्जीक्यूशन सेंटेंस ना देने के लिए बोलना, कोई एक टाइम दे देना ताकि वो उस समय पर पार्डन या कम्यूट करा पाए अपनी सजा को। ठीक है, ये रिप्राइव होता है। नेक्स्ट टर्म है होती है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब है लेसर सेंटेंस देना, जो उसका ओरिजिनली स्पेशल फैक्ट में कुछ दिया है, जैसे मान लो कोई वुमेन ऑफेंडर है, प्रेग्नेंट है ना, या फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी कन्विक्ट को, तो क्या करना, उसको लेसर सेंटेंस देना, उसके ओरिजिनल अवार्ड जो उसको ओरिजिनली दी गई थी वो ना देकर कुछ थोड़ी सी कम कर देना उसकी पेनाल्टी को, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पाइट करना। एक चीज़ है सस्पेंड, तो उसको सस्पेंड तो बिल्कुल खत्म वाले बात वाले गई। रिमिट तो मैंने आपको बताया था पहले, फिर में सुन लो एक बारी, रिमिशन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। फिर एक कम्यूटेशन है, तो कम्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि आप सब्सटीट्यूट करते हो वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में, कि किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे के उसको इस तरह से करना, उसकी सिंपल कर देना इम्प्रिजनमेंट। तो ऐसे भी करा जा सकता है, इस तरह से करा जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कब कब ऐसा हुआ, तो कह रहा है कोर्ट मार्शल के टाइम पे जहाँ सेंटेंस हुआ है, कोई सेंटेंस ऑफ डेथ है, इन केसेस में ये आर्टिकल 72 चलता है। फिर कह रहा है कि यही सिमिलर पावर जो प्रेसिडेंट के पास है वो गवर्नर के पास भी है आर्टिकल 161 के अंदर। गवर्नर को भी बिल्कुल ये पावर मिली हुई है, लेकिन लिमिटेड टू अ मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स, इतनी उसको इतने एग्जीक्यूटिव पावर्स में मिली है। जैसे यहाँ पे तो इसको मिली हुई ना ऑफ इन ऑफेंस, कोई कोर्ट मार्शल है, कोई ऐसा लॉ रिलेटिंग टू मैटर है जहाँ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड होती है, किसी का डेथ का सेंटेंस है, तो यहाँ पर ये पार्डनिंग, रिप्राइव, रिस्पाइट, कम्यूटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब लीगल बेसिस क्या होता है रिमिशन करने का, ये भी जरूरी है सोचना। तो कह रहा है जो सेक्शन 432 है आपका सीआरपीसी 1973 का, उसने ग्रांट किया है, गवर्नमेंट को पावर दी है कि सस्पेंड करो, रिमिट करो सेंटेंसेस को। फिर 43A भी है, वो भी मैंडेट कर रहा है रिमिशन ओनली आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये सब चीजें भी हैं। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है रिमिशन को लेके, ये ध्यान से सुनना। कह रहा है 2000 में लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने कुछ बोला कि 5 ग्राउंड पे रिमिशंस को तय किया जाना चाहिए। एक है ऑफेंसेस अफेक्ट सोसाइटी एट लार्ज, या तो ऐसा ऑफेंस है जो सोसाइटी को बहुत लार्ज तरीके से अफेक्ट कर रहा है, या प्रोबेबिलिटी है क्राइम की बीइंग रिपीटेड, के लग रहा है अगर आपको कि ये क्राइम फिर से हो सकता है, तो वहां पर आपको करना 5 ग्राउंड है जहाँ पे रिमिशन करने की जरूरत है। या पोटेंशियल कन्विक्ट जो है टू कमिट क्राइम इन फ्यूचर कर सकता है कोई, तब करो। या पर्पस इज बीइंग सर्व्ड, है ना, कि भाई इतना दिन इसको जेल में रखना था, इसका पर्पस अब सॉल्व हो गया। या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर कन्विक्ट फैमिली की ठीक नहीं है तब भी रिमिशन देना पड़ता है। कह रहा है ऐसा ही केस 2021 में स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार में रिमिशन का कुछ आया। कह रहा क्या, तो कोर्ट ने बताया कि जो सेक्शन 433 का एक क्लॉज है सीआरपीसी का, वो क्या, वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर प्रेसिडेंट गवर्नर की अंडर एस्टिमेट या अफेक्ट नहीं कर सकता, आर्टिकल 72 और 161 को हैम्पर नहीं कर सकता। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। इससे रिलेटेड, रिमिशन से रिलेटेड 2 केसेस भी हो चुके हैं, और बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए लक्ष्मण लश्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आपको जरूर याद रहे कि 5 ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट रिमिशन देता है। अगर कोई ऑफेंस हुआ है, उसकी वजह से सोसाइटी में लार्ज बहुत दिक्कत आ रही है, तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करा जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल टॉक अबाउट पैनल फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमंगस्ट आपके शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए क्या होता है, देखो सेंटर ने ना कमेटी फॉर्म करी है, किसके लिए, फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स के लिए शेड्यूल कास्ट कंट्री में। ठीक है, अच्छा, कमेटी के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी है जो पूरी मेथडोलॉजी बना रहा है कि बेनिफिट्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, 1200 शेड्यूल कास्ट को कैसे इनिशिएटिव लेना है ना, ये सब कुछ देखा गया है उसके बारे में। अच्छा, कमेटी जो है वो कुछ क्वेश्चंस को रिजर्वेशन के ऊपर अभी कुछ समझ नहीं पा रही है। कह रहा सब कैटेगराइजेशन तो हमने कर ही रखी, क्योंकि सब कैटेगराइजेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी कि शेड्यूल कास्ट में भी सब कैटेगराइजेशन करा जाए। इस पे 7 जज केसेस बैठा, 7 जज जो हैं आपके बैठे, और उन्होंने सुना भाई इसके बारे में सारा, स्टेट्स हैव पावर टू सब कैटेगराइज और नॉट, या जो स्टेट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट को सब कैटेगराइज कर सकते हैं या नहीं, इस पे काम बात चली। अब ये कह रहे हैं जो सब कैटेगराइजेशन वाली बात है ना, ये ऐसा नहीं कि बहुत नया नया मुद्दा है, पूरा बहुत समय से आ रहा है।
कह रहा है अगर आप उठाओ ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सब कैटेगराइजेशन अगर आप शेड्यूल कास्ट का करता है स्टेट अगर, तो वो राइट टू इक्वालिटी को बहुत हैम्पर करेगा। आर्टिकल 341 को बड़ा हैम्पर करेगा। अब आर्टिकल 341 याद रख लेना, आपकी प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की रिजर्वेशन की लिस्ट बनाए। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आई एम टेलिंग यू, दीज टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर गोइंग टू कम इन योर पेपर। यूपी पीसीएस का भी एग्जाम आने वाला है, हरियाणा का पेपर अभी आपने चेक ही करा, अपना दिमाग को खोल लो कि किस तरह से पेपर को बनाया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि देखो ये तो आंध्र प्रदेश का था, कह रहा है आप पंजाब में आ जाओ। वहां पर भी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो क्वांटम ऑफ बेनिफिट डिसाइड करने का है, वो जो लिस्ट है SC ST की, ऑलरेडी नोटिफाइड हो रखी है, एंड दैट वुड नॉट अमाउंट टू टिंकरिंग। आप उसको साथ उसको छेड़खानी नहीं कर सकते हो। फिर जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नगर का केस है कि वहां पे क्रीमी लेयर बता दिया कि जो भी शेड्यूल कास्ट में लोग क्रीमी लेयर में आ रहे हैं उनको हटाओ रिजर्वेशन की कैटेगरी से। इफ यू आर द IAS and being an schedule from the scheduled caste community, you're not, your child are not going to get the benefit of scheduled caste reservation वाला, उनको आपको नॉर्मल जनरल कैटेगरी में ही रखना पड़ेगा। एक्सपर्ट ऑल्सो बिलीव दैट जो आर्टिकल 16 का 4 क्लॉज है वो कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करा है कि स्टेट टू क्रिएट स्पेशल लॉज फॉर एनी बैकवर्ड क्लास इफ फेल, अगर जहाँ पे लगता है अंडर रिप्रेजेंटेड रह गए तो वहाँ पर भी। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है। तो देखो लीगल प्रेसिडेंट क्या क्या रही है आपके दिमाग में बिल्कुल रहनी चाहिए कि लीगली क्या क्या बातें आई हैं, कौन से केस में क्या बात आई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इस बातों को आपको जब भी आप लिखो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के आंसर्स में जरूर ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट योर MP लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, इन्होंने ही ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन निकाली है। अब ये लॉन्च हुई, कौन लॉन्च कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है, MPs को अलाउड है कि वो प्रपोज करें, कोई ट्रैक करें, कोई प्रोजेक्ट है उसको ओवरसी करें इस स्कीम के तहत। अब MP लेट स्कीम अपने आप में क्या है, तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ही पार्ट, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें सारा पैसा यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। तो यहाँ पर कोई ड्यूरेबल कम्युनिटी का असेट क्रिएट करना हो, कोई ड्रिंकिंग वाटर क्रिएट करना हो, कोई प्राइमरी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना हो, तो ये एमपीलेट स्कीम के अंदर आता है। 15% एमपीलेट एंटाइटलमेंट है वो आपके इस एरिया से निकलकर ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए और 7.5% ST पॉपुलेशन के लिए काम करती है। फंड्स इनके नॉन लैप्सेबल, यानी अगर मनी यूटिलाइज नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट ईयर आपका वापस से कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसी चक्कर में यहाँ पे ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाती, सच बात तो ये। अब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज पे इंस्पेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्किंग सारा का सारा साल में चलता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी, यानी साब। पहली इसकी मीटिंग होती है आपकी, हेल्ड हुई है इसकी। अब ये एडवाइजरी बॉडी है, इंडिया में सेटअप की गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का काम है ये का काम है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी मेंबर्स का। अब सोशल ऑडिट क्या है, तो सोशल ऑडिट एक प्रोसेस है एग्जामिनेशन करने का, इस प्रोग्राम को असेस करने का, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लोगों की कराने का, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में, एक्सेस टू। देखो इसमें ना 3 बातें चलती हैं, जानकारी, भागीदारी और सुरक्षा, यानी इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन। तो IPPP इम्प्लीमेंट होगा तो देखो फायदा है, क्योंकि इसकी वजह से आपका MG रहेगा, ये सारी चीज़ों को बहुत एक बूस्ट मिलेगा। तो इसी स्कीम के तहत इसने बता रखा है कि ऐसी स्कीमें अगर आएंगी तो इसका फ़ायदा ये है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ऐसे पोर्टल से बड़ी मदद मिलेगी। और चैलेंजेस यही है, लैक ऑफ अवेयरनेस है स्टेक होल्डर्स के अमंग, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज इतनी ज़्यादा इस पे अपैथेटिक एटीट्यूड में है तो वो क्या कर पाएंगे। अच्छा, अब सोशल ऑडिट के स्टेप्स क्या होते हैं, देखो हमें सबसे पहले ना इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का काम है उनके साथ वो चीज़ों को सेंसिटाइज करके चलें, सोशल ऑडिट टीम क्रिएट करें, वेरिफिकेशंस करें, वैलिडेट करें। ये सब काम अगर वो कर लेते हैं तो सोशल ऑडिट पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के शॉर्ट्स। ठीक है, कल से हम इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करेंगे, कीप स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी हैं जो देखो तैयारी कर रहे हैं या जिनके भी मन में है कि UPSC क्या है, UPSC की तैयारी करते हैं, तो उनको बोलो आप चैनल को वो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करें और उनको सारी जानकारी चैनल के तहत मिलेगी। ठीक है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।